जय श्री राम। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी मानुषसी भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। मित्रों, एक अंतराल के बाद आपसे आज फिर मुलाकात हो रही है। आज का विषय मित्रों, फिर से हम ज्योतिष की बात करते हैं। और हाँ, यह कड़ी अब निर्बाध रूप से निरंतर रूप से चलती रहेगी विद रेगुलर इंटरवल। आज मित्रों जानते हैं क्या ज्योतिष है? सूर्यादि ग्रहणांबोधक तत्वम इति ज्योतिषम। महर्षि पराशर जो ज्योतिष के पितामह हैं, जिनको ऋषि से ऊपर महर्षि का स्थान प्राप्त था, वह कहते हैं सूर्यादि ग्रहणांबोधक शास्त्रम इति ज्योतिषम। इन शॉर्ट में, नटसल में वो कहते हैं सूर्य के अलावा अन्य ग्रहों के बारे में बोध कराने का मतलब। वैसे शॉर्ट हम बात करें, थोड़ी सी उसके बारे में कुछ जानकारी, पर वास्तव में यह थोड़ी सी जानकारी नहीं है। सूर्य के अलावा जो भी ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, उन सब के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड स्टडी और रिसर्च करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होते हैं, जो फल प्राप्त होते हैं, उन्हीं में या उनमें भी ज्योतिष कहीं व्याप्त है, छुपा हुआ है। अब बात मित्रों लगता है थोड़ी सी बृहद हो गई है ना। बृहद इसलिए हो गई कि जब हम डिटेल्ड कहा, रिसर्च कहा, बहुत सारी बातें उसी में छुपी हैं। सूर्य के अलावा और तथ्यों में, इस पृथ्वी के भूभाग में, आकाश मंडल में, तारा मंडल में, पृथ्वी मंडल में और पृथ्वी के अंदर जो भी लोक है, उसमें नदी भी है, पहाड़ भी है, मैदान भी है, जंगल भी है, रेगिस्तान भी है। सभी चीज़ें जो कुछ विद्यमान हैं, व्याप्त हैं। पशु पक्षी वनस्पतियाँ भी, भोज्य पदार्थ भी, अभोज्य पदार्थ भी, जल भी, वायु भी, तेज वेग भी, ज्वालामुखी भी, और यह भूकंप, अर्थक्वेक, और उसके अलावा खुशहाली, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, चर्च भी है, और उसके अलावा विद्या के केंद्र भी हैं, विद्या के मंदिर में हैं, न्यायालय के केंद्र, न्यायालय के मंदिर भी हैं, देश भी है, प्रदेश भी है, जिला भी है, गांव भी है, और यह भूमंडल भी है, भूमध्य सागर भी है, हिंद महासागर भी है, जल डमरू मध्य भी है, लड़ाई भी है और शांति भी है। सभी चीज़ें इसी ज्योतिष के अंदर में आती हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, इन शॉर्ट, इन नटसेल, दैट ज्योतिष डिनोट्स एवरीथिंग। सभी चीज़ों का अध्ययन करता है, सभी चीज़ों की व्याख्या करता है, सभी चीज़ों के परिणाम बताता है। हाँ, बस जानने की ज़रूरत है, हमको सीखने की ज़रूरत है, एक क्रमिक रूप से, निरंतरता के साथ। क्योंकि आज के इस भागम भाग की जिंदगी में गुरुकुल पद्धति तो लगभग कम तो हो ही गई है, समाप्त पूर्ण रूप से ना भी हुई हो, तब आपको किसी एक योग्य गुरु कहें, शिक्षक कहें, अध्यापक कहें, अग्रज कहें, जिस भी नाम आप उसको, हाँ, आदर जरूर है, जिस भी नाम से आप उसको पुकारना चाहें, जैसे भी आप जानना चाहें, उससे सीखा जाता है। क्योंकि यह विद्या उसी तरह है जैसे वेदों को श्रुति और स्मृति पर आधारित माना जाता है। अर्थात ब्रह्मा जी के मुख से जो कुछ वेद वाक्य निकले, उनको श्रीमान गणेश जी महाराज के द्वारा, भगवान गणपति के द्वारा जितना उन्होंने सुना, जितना याद रहा, उसी अंशों को यथारूप उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। तो यह विद्या भी
यह वैदिक ज्ञान भी, महर्षि पराशर द्वारा बताई गई पद्धति भी गुरुमुख विद्या है। अर्थात गुरु के मुंह से जो आप सुनेंगे, समझेंगे, उसको हम प्रयोग में लाएंगे, वह विद्या ज्योतिष की है, और विशेष रूप से इस अकड़ साइंस, गूढ़ साइंस की यह विद्या। तो इसको जानने के लिए, सीखने के लिए सीधे जंबल नहीं करते हुए, सीधे जंप नहीं करते हुए, क्रमिक रूप से एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक अंश को सीख करके हम एक ज्योतिषी भी बन सकते हैं, अपना भी भला कर सकते हैं, दूसरों का भी हम मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसलिए आओ मित्रों, ज्योतिष मित्रों शॉर्ट में बात करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। शॉर्ट में बात यह है कि प्राचीन काल में राजगुरु जो होते थे राजा के दरबार में, सामान्यतया उन्हीं का कार्य इस ज्योतिष का था। वही प्रयोग में, ज्योतिष में प्रयोग में ला के अन्य मार्गदर्शन के अलावा उस राज्य के लिए, उस राजा के लिए, उसकी प्रजा के लिए विभिन्न तरह के आयामों को ध्यान में रखते हुए, राजगुरु का धर्म निभाते हुए, वही राजगुरु महाराज ज्योतिष का कार्य भी करते थे। अर्थात ज्योतिषी माध्यम से भी राजा को सलाह देते थे। सलाह तब मुख्य रूप से क्या होती थी? मुख्य रूप से सलाह होती थी मित्रों कि राजा का किसी भी तरह का अहित ना हो, राज्य का किसी तरह से अहित ना हो, राज परिवार में खुशहाली रहे। राज परिवार में खुशहाली रहेगी तो समाज में, उसकी प्रजा में भी खुशहाली रहेगी। यदि सूखा पड़ने की, अतिवृष्टि, अनावृष्टि की संभावना है या हो रही है या चल रही है तो उसका निराकरण कैसे हो? कोई महामारी आ गई है तो उसका निराकरण कैसा हो? भूखे रहने की नौबत अर्थात भूखमरी की स्थिति है तो उसका निराकरण कैसे हो? राजा जो अभी वर्तमान में है, उदाहरण की बात कर रहा हूँ, यदि उसकी एज अधिक हो गई हो और राजकुमार कोई तैयार ना हो, सपोज उसकी संतान ना हो, या संतान हो भी तो उस योग्य ना हो, तो उसका निर्धारण कैसे किया जाए? दूसरी संतान के बारे में क्या है? और यदि राजा अपनी राजपाट अपने राजकुमार को, अपने पुत्र को ना सौंप कर, क्योंकि उसमें योग्यता की कमी है या वो नहीं हुई संतान, या पुत्र संतान नहीं हुई, तब वो राजा क्या करे? क्या वो अपने भाई को अपना राजपाट सौंप सकता है या किसी अन्य को सौंप सकता है? और अगर सौंप लेता है तो उसके लिए भी वो राजधर्म का पालन करते हुए, तो उसके परिणाम क्या होंगे? उनका आकलन भी राजगुरु महाराज ज्योतिषी आकलन करके करते थे। तो उसमें किसी जातक जातिका की उम्र का भी पता होता था, उसकी शिक्षा दीक्षा का भी पता किया जाता था, उसके संतान का भी पता किया जा सकता था, व्यापार की स्थिति भी पता की सकती थी, उनमें लड़ने की सामर्थ्य कितनी है, कितनी दबने की प्रकोप है, उनके रिश्ते पड़ोस से कैसे होंगे, बड़ों से कैसे होंगे, कार्य करने से क्या उनको सफलता मिलेगी, क्या कार्य ना करने से उनको नुकसान होगा, क्या उनके माता पिता की स्थिति रहेगी, क्या संतान की स्थिति रहेगी, क्या अन्य रिश्तेदारों की स्थिति रहेगी, उनके शरीर के अंगों का भी आकलन करने के लिए कैसी कैसी संभावना दिख रही है। यही सारी बातों को देख करके, इनका प्रयोग करके, इनका स्टडी करके वो गुरु महाराज बताते थे। और शुरुआत में पूरे राज्य के लिए मेदिनी ज्योतिष का प्रभाव होता था। बरसात की हो, अकाल की हो, सूखे की हो, गर्मी की हो, शीतष्णता की हो, शीत की हो, ठंड की हो, बर्फ़ की हो, जल की हो, जल से होने वाली जल जनित बीमारियों की हो, पशुओं की हो, पक्षी की हो, भोजन की हो, भुखमरी की हो, बाढ़ की हो, अकाल की हो, ये सारी चीज़ों की जो जानकारी वो रखते थे, उनका प्रयोग करते थे और राजा तथा राज परिवार को वही महाराज गुरु महाराज बताते थे, सलाह देते थे। और दूसरी बात, राजा के लिए क्या हितकारी है, क्या अहितकारी है। किसी राजा ने, किसी दूसरे देश ने उनके यहाँ यदि आक्रमण कर दिया तो उनको कब, क्या, कितना अपना
प्रेशर पावर यूज करनी चाहिए, अपनी सेना कितनी यूज करनी चाहिए उसकी भी सलाह। और यदि उस राजा ने कहीं कोई कार्य करना है, शुभ कार्य करना है, अशुभ कार्य करना है, मारक कार्य करना है, मारण का करना है, उच्चाटन का करना है, तो उसका भी उचित समय निकाल कर, मुहूर्त निकाल कर उचित गाइडेंस देते थे, ताकि उनका ये सारा प्रयास व्यर्थ ना जाए, कोई उनकी जग हंसाई ना हो, कोई उन पर कोई आक्रमण ना कर दे। यहाँ से मित्रों ज्योतिष की शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते राशियों में, ग्रहों में, या वार में, तिथि में, नक्षत्र में, उसके अलावा जब कुंडली की बात आ गई, जन्म समय का आ गया, तो उसके बारे में बहुत सारी कुंडलियों की भी जरूरत पड़ गई, बहुत सारे पदार्थों की भी बन गई, और ज्योतिष के कई अंग भी बन गए। एक गणित ज्योतिष, एक फलित ज्योतिष, एक आपके जो एस्ट्रोनॉमी है, इसकी बात, कुंडलियाँ कई तरह की आ गए, और उसमें एक प्रश्न शास्त्र भी आ गया, जामिनी पद्धति भी आ गई, अष्टक वर्ग भी आ गया, और उसके अलावा 7.5 भी आए ग्रहों की, सूर्य से लेके शनि राहु केतु तक सारे ग्रहों का प्रभाव भी देख लिया, गोचर भी देख लिया, मुहूर्त भी देख लिया। यही सारी चीज़ों का समन्वय करने के बाद ज्योतिष का फैलाव भी हुआ। अब आगे की बात अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अगली वीडियो की इंतज़ार आप अवश्य करें।